हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर 2.9 कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शुरू का टॉपिक चल रहा है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, उसकी आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमने देखा था कंपनी की अंश पूंजी क्या होती है, यानी कि अंश पूंजी है क्या, इसका स्वरूप क्या है, प्रकार कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा इसमें अंश क्या होता है। अंश दो प्रकार के बताए थे, इक्विटी और अधिमानी अंश। फिर उसके भी प्रकार बताए। फिर अंशों का आवंटन कैसे होता है, अलॉटमेंट और शेयर्स कैसे होंगे, अलॉटमेंट अगर करा गया है तो उसकी शर्तें क्या होंगी, और फिर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है जो पूरे करेंगे तब कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, इस बारे में देखा। फिर हमने पिछली वाली क्लास में देखा अंशों का अंतरण कैसे होता है और उस अंतरण के प्रोविजंस हैं। अगर ऐसा अंतरण किया जा रहा है तो वो कौन से प्रोविज़न है जब उन पे प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, और अंश अंतरण की प्रक्रिया क्या होगी कि कौन से ऐसा प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाएगा तब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फुलफिल होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे ऐसे जो अंश हमने ट्रांसफ़र किए हैं उनके पंजीकरण से, रजिस्ट्रीकरण से इनकार किया जा सकता है, तो वो कब किया जा सकेगा, और फिर उसके अगर विरुद्ध कोई उपचार हैं तो वो कौन से होंगे कि अगर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने से इनकार किया गया है तो उसके आधार सही नहीं है, तो उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट अगर हमें रेमेडी लेनी है, उसके विरुद्ध अगर हमें उपचार चाहिए तो क्या क्या है आज हम वो देखेंगे। तो हम पहला ये देखेंगे अंश अंतरण के पंजीकरण से इनकार करना। तो पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले की क्लास में भी हमने देखा था कि जैसे कि ही कोई अंश का अंतरण होता है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अंतरण कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है अपने शेयर्स का, तो उसको पंजीकरण कराना ज़रूरी है। अगर पंजीकरण नहीं कराया जाता तो वो अंश अंतरण नहीं माना जाएगा और अंतरणकर्ता के नाम पर ही वे अंश बोलेंगे। तो अगर कोई एक व्यक्ति अपने शेयर्स को, अपने अंशों को दूसरे व्यक्ति को अंतरण कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसका पंजीकरण कराना आवश्यक है। तो अगर वो पंजीकरण कराने जाता है तो पंजीकरण से कब इनकार किया जा सकता है, जैसे कि हमने पहले की क्लास में देखा कि रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए वो जाता है और वो आवेदन करता है, तो उसको इनकार किया जा सकता है कब, तो कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा ऐसे अंश अंतरण के पंजीकरण से इनकार किया जाएगा तब जबकि जहां अंशतः चुकता अंशों का अंतरण किया जा रहा हो और ये विश्वास करने का कारण हो कि अंतरित अंशों पर शेष देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ है। यानी कि जैसे कि पहले मैंने क्लास में आपको बताया था कि जो भी कोई अंश इस प्रकार के होते हैं कि एक अंश तो इस तरीके का है कि आपने खरीदा और उसका फुल जो जितना भी अमाउंट है एक बार भी पेड कर दिया, लेकिन कुछ अंश ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा बहुत पेड करते हैं और थोड़ा बाद में करते हैं, और कुछ अंश ऐसे होते हैं जिनका लास्ट में बाद में ही करते हैं। यहाँ पर जैसे ही कोई व्यक्ति अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र करने के लिए पंजीकरण कराने जाता है और वहाँ उनको ऐसा लगता है कि ये वाले अंश तो चुकता अंश हैं जिनका अंतरण जो भी किया जा रहा है, ये विश्वास करने का उनको प्रॉपर ऐसा लग जाता है कि अंतरित अंशों पर शेष देय राशि, यानी कि जो उसने अंश पहले कंपनी से खरीदे थे, परचेस किए थे, उनका थोड़ा मूल्य उसने दे दिया और बाकी का बचा है, यानी कि चुकता अंश उसने लिए हैं और ऐसे चुकता अंशों को वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ऐसे चुकता अंशों को ट्रांसफ़र करने पर वो पंजीकरण करने से इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है, उनको ये पूरी तरह विश्वास करने का कारण है कि अंतरित अंशों पर शेष देय राशि, शेष देय राशि का मतलब है कि अंशों पे थोड़े मूल्य उन्होंने दे दिया और थोड़ा अमाउंट अभी बाकी है का भुगतान करने में असमर्थ है, वो दे ही नहीं पाएगा, तो वो ऐसे पंजीकरण से इनकार कर सकते हैं कि भाई ये जिस व्यक्ति को भी ऐसे शेयर दे रहे हैं, उन शेयर जो भी व्यक्ति ले रहा है वो व्यक्ति इसके चुकता मूल्य को अब नहीं दे पाएगा, तो पंजीकरण करने से इनकार कर देंगे जिससे कि वो अंतरण ना कर पाए, और ऐसा वो कंपनी के हित में करेंगे क्योंकि कंपनी के हित में ही वो पंजीकरण करते हैं और कंपनी के हित में पंजीकरण से इनकार कर सकते हैं। सेकंड, वो ये कहता है जहां अंशतः चुकता अंशों का अंतरण किसी अवयस्क व्यक्ति को किया जाना प्रस्तावित हो जो संविदा करने में अक्षम हो, यानी कि आप शेयर्स को ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अंतरण कर रहे हैं जो कि अभी तो अवयस्क है और अवयस्क व्यक्ति को किया जाना प्रपोज्ड है,
तो जो खुद अपने आप में संविदा करने में अक्षम है, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि संविदा करने के लिए अव्यय कभी भी दायी नहीं हो सकता। अव्यय के साथ की गई संविदा शुरू से ही शून्य होती है। तो जब रजिस्ट्रीकरण करने जा रहे हैं और उस टाइम रजिस्ट्रार को ये लगता है या कंपनी के निदेशक बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लगता है कि ये व्यक्ति जिस भी किसी व्यक्ति को अंशों का ट्रांसफ़र कर रहा है, अंतरण कर रहा है, वो व्यक्ति तो माइनर है, वो व्यक्ति तो अवयस्क है। तो ऐसे अवयस्क के को जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं शेयर, उनके लिए वो पंजीकरण से इनकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पंजीकरण अवैध कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही ये साफ बात लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति अवयस के साथ संविदा नहीं कर सकता, क्योंकि संविदा को हम फुलफिल कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए अवयस को कभी भी हम दायी नहीं ठहरा सकते। इसलिए अगर ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति, ट्रांसफ़र जिस व्यक्ति को कर रहा है वो अगर अवयस्क है तो पंजीकरण करने से इनकार किया जा सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं जहां अंशों के अंतरण द्वारा मांग की गई राशि यानी कि कॉल मनी का भुगतान न किया गया हो, जो कि हमने पहले की क्लास में भी देखा था कि अंशों का अंतरण द्वारा यानी कि अंशों के अंतरण द्वारा मांग की गई राशि, जो भी कोई किसी व्यक्ति ने शेयर्स ले रखे हैं और बाकी बचे उसके अमाउंट अभी पेडअप होने बाकी हैं, और जब कंपनी उसको कॉल करती है कि आप अपने बचे हुए जो मनी है, जो भी अमाउंट है, वो कंपनी को जमा कराएं, तो कॉल मनी का जब भुगतान ही नहीं किया गया है, कॉल करने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया गया, अपने शेयर्स का भुगतान पूरी तरह नहीं किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके पंजीकरण से इनकार किया जा सकता है। आगे हम देख रहे हैं जहां अंतरक कंपनी का ऋणी हो और कंपनी को ऐसे अंतरक द्वारा धारित अंशों पर धारणाधिकार हो, यानी कि जो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है शेयर्स का, वो व्यक्ति तो खुद ही कंपनी का ऋणी है, उसको तो खुद को ही कंपनी को पैसे देने बाकी हैं, वो कंपनी का ऋणी है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद ही स्वयं कंपनी का ऋणी होता है, वो कंपनी को ऐसे अंतरक द्वारा धारित अंशों पर धारणाधिकार होता है, उस व्यक्ति के भी शेयर्स को पंजीकरण करने से इनकार किया जा सकता है। आगे जहाँ अंतरण विलेख में कोई कमी या अनियमितता या कोई गलती रह गई हो, अंतरण विलेख यानी कि ट्रांसफ़र जो डीड बनी है, उस डीड में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, जैसे कि हमने देखा कि उसमें आवेदन करना होता है, उसमें दोनों के हस्ताक्षर किए होने चाहिए, कंपनी को उसकी एक कॉपी प्रमाण पत्र के साथ भेजी होनी चाहिए, पर्याप्त रूप से स्टाम्प लगे होने चाहिए, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, यानी कि अंतरक विलेख ट्रांसफ़र डीड में भी ही बहुत सारी कमियां हैं, तो ऐसी कमियों के, ऐसी गलती उसमें लिखी गई है। जैसे कि गलती क्या हो सकती है कि भाई जो अंतरित जिसको हम शेयर दे रहे हैं उसका नाम पता ही नहीं है, उसका प्रॉपर नाम नहीं है, उसका एड्रेस सही नहीं है, तो उसमें तो गलती है, त्रुटि है, अनियमितता है उसमें। वो जो डीड बनी है, वो विलेख जो बना है, उसमें बहुत सारी कमियाँ, तो ऐसे कमी के रहते हुए भी जो निदेशक बोर्ड है वो पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है, अंतरण के रजिस्ट्रेशन से इनकार कर सकता है। फिर ये कहता है जहाँ अंतरक पत्र पर्याप्त रूप से मुद्रांकित ना हो, यानी कि स्टैम्प्ड ना हो, जो मैंने अभी भी आपको बताया कि प्रॉपर रूप में मुद्रित होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर उसमें मुद्रित करने में अगर कोई गलती रह गई हो तो उसको पंजीकरण करने से इनकार किया जा सकता है। फिर जहाँ कोई अन्य युक्तियुक्त कारणों और इनकारी किया जाना कंपनी के हित में हो, अन्य युक्तियुक्त कारण का मतलब यही है कि कंपनी के फेवर में, कंपनी के बेनिफिट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको इनकार कर दिया जाए, तो उसको इनकार कर दिया जाएगा। फिर यदि अंतरण की प्रार्थना लिखित में भी नहीं हो तो रजिस्ट्रीकरण से इनकार किया जा सकेगा। सेम एज इट इज़ बात है ये कि अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट में एज अ एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लिखा है तो भी पंजीकरण करने से इनकार किया जाएगा। तो ये तो इनकारी की ग्राउंड है, लेकिन हम इसका आगे का भी देख रहे हैं। भाई आप बार बार इनकार करोगे तो सारे राइट्स आपके पास थोड़े ना है, कुछ बात तो रही होगी। तो आगे हम टॉपिक देख रहे हैं इनकारी के विरुद्ध उपचार, यानी कि निदेशक बोर्ड ने अगर इनकार कर दिया है तो हमारे पास क्या उपचार है। रेमेडी अगेंस्ट रिफ्यूज़ल, उनके मना करने के उपचार हैं। सेक्शन 58 में ऐसे ट्रांसफ़र के, ऐसे अंतरण के पंजीकरण से इनकार किए जाने के उपचारों के बारे में बात की गई है। तो ये कहता है कि यदि कंपनी द्वारा अंशों के अंतरण के पंजीकरण से इनकार किया जाता है तो 1 महीने के भीतर उसकी सूचना अंतरणकर्ता और अंतरित को दी जाएगी कंपनी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने तो एप्लीकेशन दे दी। अब उन्हें क्या, अभी तो पता ही नहीं है कि भाई हमने जो ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन दी थी वो हमारी एक्सेप्ट हुई है या नहीं। तो अगर
वो एक्सेप्ट नहीं होती और पंजीकरण करने से मना किया जाता है तो 1 महीने के भीतर इसकी सूचना अंतरणकर्ता और अंतरिती को दी जाएगी, यानी कि शेयर देने वाले को और शेयर लेने वाले को। फिर ऐसी सूचना मिलने की तारीख के 1 महीने के भीतर और सूचना नहीं मिलने पर 4 महीने के भीतर इनकारी के आदेश के खिलाफ उसके विरुद्ध ट्रिब्यूनल में अधिकरण में अपील की जा सकती है। अब वही जो मैंने ऊपर के टॉपिक में आपको बताया कि इसकी सूचना अंतरणकर्ता अंतरिती को दी जाएगी। जैसे अंतरणकर्ता या अंतरिती को पता चला कि हमारा रिफ्यूज़ हो गया है, हमारा रजिस्ट्रेशन पंजीकरण निरस्त हो गया है, तो उसके खिलाफ वो उपचार क्या है उनके पास कि जैसे उनको सूचना मिली कि मना हो गया तो 1 महीने के भीतर इसकी अपील कर दो। और अगर 4 महीने के भीतर भी अगर निदेशक बोर्ड ने उनको किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी है तो वो 4 महीने के भीतर इनकारी के आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। फिर यदि पब्लिक कंपनी द्वारा पर्याप्त कारणों के बिना अंतरण के पंजीकरण से इनकार किया जाता है तो अंतरिती द्वारा सूचना मिलने की तारीख के 2 महीने के भीतर और सूचना में नहीं मिलने की तारीख के 3 महीने के भीतर वही ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। अधिकरण में अपील होगी उसकी कब, जब वो पब्लिक कंपनी की स्थिति हो तब। अपील किए जाने पर ऐसे ट्रिब्यूनल सेक्शन 58 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत अपील को स्वीकार करते हुए पंजीकरण का आदेश दे सकता है। जैसे उन्होंने अपील की तो अपील में भी तो सुनवाई होगी, तो अपील में सुनवाई होते ही अपील को स्वीकार करेंगे और पंजीकरण का आदेश देंगे। अपील को खारिज या अस्वीकार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल में गए तो एक बार में स्वीकार हो गई। हो सकता है कि उन्होंने जो पंजीकरण करने के उनके पर्याप्त कारण हो तो अपील को खारिज भी हो सकती है, अस्वीकार भी हो सकती है। हो सकता है अपील ही पर्याप्त फॉर्मेट में नहीं दी गई हो तो भी कोर्ट उसको मना कर देगा, अधिकरण मना कर देगा। फिर रजिस्टर में परिशोधन का आदेश दे सकता है, नुकसानी की पूर्ति या तो हर्जाने का आदेश भी दे सकता है। तो रजिस्ट्रेशन का आदेश देने या अपील जो भी कोई सुनवाई होगी उसमें अधिकरण को सेक्शन 58 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत उसमें आदेश दिए जाएंगे। फिर यहाँ अपील में पंजीकरण से इनकारी के कारणों का परीक्षण भी किया जा सकता है। अपील में सब हो सकता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही अपील होगी तो निदेशक बोर्ड भी तो अपने मना करने के कारणों को बताएगा, मना करने के ग्राउंड्स बताएगा, तो उन ग्राउंड्स का भी परीक्षण किया जाएगा। अधिकरण में अपनी शक्तियों से बाहर जाकर काम नहीं किया जाएगा। जो भी ट्रिब्यूनल में गए हैं इनकारी के विरुद्ध उपचार के लिए तो वहाँ पर भी ट्रिब्यूनल उतने ही काम करेगा जितनी की उसको पावर है, उससे आगे काम नहीं करेगा। तो ये आज हमने देखा, एक तो अंशों के अंतरण के पंजीकरण से मना करना और मना करने के खिलाफ भी हमारे पास क्या रेमेडी है वो। अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसे नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ाएंगे कि अंशों की जब्ती कैसे होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।